नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेज बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि कंटिन्यू हमारी ज्योग्राफी की सीरीज आ रही है और अब 2 क्लासेस आपको पर डे मिला करेंगी। एक सुबह 9 बजे यानी मॉर्निंग में जो टाइम है हमारा क्लास का, वो रहेगा हमारा टाइम क्लास का 9 बजे यानी 9 AM। ठीक है, 8 से 9 AM के बीच में कभी भी रख सकते हैं। और जो इवनिंग जो आप देख सकते हैं, इवनिंग में हमारा जो क्लास टाइमिंग है वो आपको पता है कि डेली 8 PM ये क्लास है। मॉर्निंग में जो आपको क्लास आएगी वो हिस्ट्री की होगी, क्योंकि हिस्ट्री भी आपका एक बहुत बड़ा सलेबस है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जो आपके इवनिंग में रहेगी वो ज्योग्राफ़ी रहेगी। फ़िलहाल अभी तो ज्योग्राफ़ी है और आगे इसी तरीके से इन दोनों में बदलाव किया जाएगा। जैसे अगर हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक्स ले लेंगे, ठीक है, या फिर ले लेंगे यहाँ पर पॉलिटी। और इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर ये ज्योग्राफ़ी जब समाप्त हो जाएगी तो इसके साथ साथ फिर यहाँ पर या तो हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, या पॉलिटी। तो दोनों एक साथ चलती रहेंगी, हिस्ट्री और ज्योग्राफ़ी दोनों भी एक साथ चलेंगी। और जल्दी ही आपको यहाँ पर हिंदी की क्लास भी आपको देखने के लिए मिलेगी, हिंदी की क्लास। और आप इस चैनल को, जो आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। कंटिन्यू हमारी क्लासेस रेगुलर आ रही हैं। जिन स्टूडेंटों ने भी क्लासेस हमारी नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए और आप क्लासों को देखिए। निश्चित ही वहाँ पर आपको बहुत सहायता मिलेगी आपको इन क्लासों से। जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, देखिए वो तरीका नहीं रहा है कि जो नॉर्मली पहले क्वेश्चन पे पूछे जाते थे एग्ज़ाम में, अब वो तरीका नहीं है। अब तरीका कुछ अलग है, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो तरीका अब नहीं रहा। पहले था वो तरीका जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ ले जाते थे। अब अगर मान लीजिए अगर यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन अगर आपके आ रहे हैं तो उनमें से केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, 2 या 3, जो वन लाइनर होंगे। केवल इतने ही क्वेश्चनों की स्ट्रेंथ होती है वन लाइनरों की। बाकी आपके क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। क्लास जो हमारी है वो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, मैंने कल गैस के बारे में बताया था, मैंने प्राकृतिक गैस, ऊर्जा संसाधन, और जो टॉपिक है हमारा वो है, ठीक है, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, क्योंकि एक टॉपिक आसानी से ख़त्म नहीं होता है। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसे इस तरीके से पढ़ें कि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे तो हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आज प्राकृतिक गैस, और इसमें प्राकृतिक गैस के अंतर्गत जो आज हम पढ़ेंगे वो है हमारा वन नेशन वन ग्रिड, ठीक है, वन नेशन वन ग्रिड पद्धति यानी परियोजना, वन नेशन वन ग्रिड परियोजना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि वन नेशन वन ग्रिड परियोजना प्राकृतिक गैस से किस प्रकार जुड़ाव रखती है और इसका उद्देश्य क्या है। परियोजना की बात करें कि वन नेशन वन ग्रिड परियोजना, ग्रिड का मतलब आप समझ सकते हैं कि ग्रिड का मतलब होता है शाखाएं यानी फैलाव। ये इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर इस तरीके से, तो ये भी एक ग्रिड पद्धति है जो एक दूसरे को जोड़ती हैं आपस में। जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई पाइपलाइन जा रही है और वो इसको यहाँ पर जोड़ रहा है, तो ये एक ग्रिड पद्धति होती है। जैसे आपने शतरंज देखा होगा, शतरंज में जो खाने होते हैं वो एक ग्रिड पद्धति पर आधारित होते हैं। और इसी ग्रिड पद्धति पर आधारित आपको पता है कि मैंने एक सभ्यता पढ़ाई थी, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसी ग्रिड पद्धति पर आधारित सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का निर्माण किया गया था। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं क्लास जा कर के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन ग्रिड परियोजना की। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसका प्रारंभ, यानी इसका प्रारंभ कब किया गया था। प्रारंभ की बात करें तो इस परियोजना का प्रारंभ 31 दिसंबर 2013 को 31 दिसंबर 2013 को इस परियोजना का प्रारंभ किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, इस परियोजना का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य की बात करें तो देखिए इस परियोजना का जो उद्देश्य था वो था विद्युत प्रणाली को, किसको,
विद्युत प्रणाली को ठीक है, विद्युत प्रणाली को योजना एवं परिचालन, किसके लिए? परिचालन के लिए। योजना एवं परिचालन के उद्देश्य के लिए, किसके लिए? योजना एवं परिचालन के उद्देश्यों के लिए यह परियोजना 5 क्षेत्रीय है। ठीक है, उद्देश्यों के लिए 5 क्षेत्रीय ग्रिडों, जो ये ग्रिड है आपके, इनमें 5 क्षेत्रीय ग्रिड थे। 5 क्षेत्रीय ग्रिडों में बांटा गया। अब ये 5 ग्रिड कौन से हैं? 5 क्षेत्रीय ग्रिड कौन कौन से हैं? देखिए, इन 5 क्षेत्रों की ग्रिडों की आप बात करें तो सबसे पहले इनमें से एक ग्रिड जो क्षेत्र आता है इसे बोलते हैं उत्तरी ग्रिड। क्या बोलते हैं? उत्तरी ग्रिड क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र, एक उत्तरी क्षेत्र है, एक पश्चिमी क्षेत्र है, एक पूर्वी क्षेत्र है, एक दक्षिणी क्षेत्र, और एक है आपके इसी से संबंधित जिसे पश्चिमोत्तर यानी पूर्वोत्तर, इसको क्या कहते हैं? इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र है आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र। कौन सा है? पूर्वोत्तर क्षेत्र। पूर्वोत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है, इस 5 क्षेत्रों में इसको बांटा गया। इन्हीं 5 क्षेत्रों में विद्युत प्रणाली को योजना एवं परिचालन के उद्देश्य के लिए 5 क्षेत्रीय ग्रिडों में इसको बांटा गया। अब इसमें हुआ क्या? यह परियोजना जो जुड़ी हुई है आपकी, यह परियोजना इन 5 क्षेत्रीय, कौन से? जो 5 क्षेत्र आपके ग्रिड वाले क्षेत्र हैं, इन 5 क्षेत्रों में जो बांटा गया है इसको, इन 5 क्षेत्रों के यह परियोजना इन क्षेत्रीय ग्रिडों, इन ग्रिडों के एकीकरण किससे जुड़ाव रखता है? एकीकरण को संदर्भित करता है। यह राज्य स्तर, केंद्र स्तर तथा निजी क्षेत्रों के, यह केंद्र, राज्य तथा निजी क्षेत्र, या कह सकते हैं हम निजी, ठीक है, निजी लाभधारकों, किसके लिए? निजी लाभधारकों के लिए, या निजी हितधारकों के लिए ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया। इसका संचालन किया गया। यानी इसके अंतर्गत हुआ क्या कि जो केंद्र है, केंद्र आपके राज्य है, केंद्र को लाभ होगा, राज्य को लाभ होगा, तथा जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई भी निजी प्रॉपर्टी होती है या निजी जो संबंधित होते हैं इससे, जैसे बहुत सारे आपको देख सकते हैं एग्जाम्पल में आज, जैसे निजी, जैसे अंबानी जी की बात करें या फिर आपके अडानी जी की बात करें, तो इनमें से क्या होता है कि निजी प्रॉपर्टी होती है इनकी।
आप देख सकते हैं सीएनजी, आपके अडानी पेट्रोल पंप सीएनजी के बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। तो वो कोई से राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई अपनी एक वो नहीं है, लेकिन उसमें किसी निजी प्रॉपर्टी क्योंकि निजी हितधारकों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसका संचालन किया गया था। अब इसमें मान लीजिए केंद्र सरकार कोई योजना चला दे या फिर इससे संबंधित केंद्र सरकार जगह जगह स्टेशन बना दे या फिर राज्य सरकार जगह जगह स्टेशन बना दे, उन स्टेशनों का लाभ किसको मिलेगा? यानी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है तो वो सभी के लिए होता है, सार्वजनिक होता है। लेकिन अगर निजी की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं हमें को क्या देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा निजी हितधारकों के लिए, या तो केंद्र के हित के लिए, राज्य के हित के लिए या निजी हितधारकों के लिए इसका किसका यानी वन नेशन वन ग्रिड परियोजना का शुभारंभ किया गया था। 5 क्षेत्रों में, जो 5 क्षेत्र आपके हैं, एक उत्तरी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिणी क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारतीय वाला क्षेत्र है, इनमें इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है। अब इसके अंतर्गत इसमें प्राकृतिक गैस की भागीदारी को, जो पहले कम थी, यहाँ तक दिख रहा है ना, चलिए, इसमें प्राकृतिक गैस की भागीदारी को, इसमें प्राकृतिक गैस की भागीदारी को बढ़ाकर, भागीदारी को 6% से बढ़ाकर 15% किया गया। 6% से बढ़ाकर, ठीक है, कितने से? 6% से। 6% से बढ़ाकर 6% से बढ़ाकर के 15%, कितना? 15% करने का निर्णय लिया गया। यानी जो पहले इसकी भागीदारी किसकी, यानी प्राकृतिक गैस की जो भागीदारी थी, जो 6% थी पहले, अब उसको बढ़ाकर के इसमें 15% करने का इसका निर्णय लिया गया। तो 31 दिसंबर 2013 को इसको प्रारंभ किया गया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 2014 शुरू हुई थी तो उसी समय इसका संचालन किया गया था। इसमें प्राकृतिक गैस की जो भागीदारी थी वो 6% से 15% करने का इसमें निर्णय लिया गया था। इसमें जो पहले प्राकृतिक गैस का जो विस्तार था, वो पहले जो जितना था उसका दुगना करने का भी इसमें प्रावधान किया गया। दुगना कितना? जो पहले प्राकृतिक गैस की जो भागीदारी का विस्तार था, किसका? प्राकृतिक गैस, यहाँ तक दिख रहा है ना, प्राकृतिक गैस की भागीदारी विस्तार दोगुना किया गया। कितना? दोगुना किया गया। दोगुना करने का भी निर्णय लिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं, इधर दोगुना करने का भी निर्णय लिया गया। अब ये पहले कितना था? पहले जो इसकी किलोमीटर लंबाई थी वो कितनी थी? 17,500 किलोमीटर लंबाई से बढ़ाकर इसको कितना किया गया था? 34,500 किलोमीटर इसकी लंबाई में वृद्धि करने की बात करी गई है। कि जो पहले 17,500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी, अब उसको बढ़ाकर के 34,000 यानी इसके दुगने, 17 दूनी 34, यानी कहने का मतलब है 34,500 किलोमीटर करने की इसमें बात करी गई थी। जो भी भागीदारी थी वो कितने करी गई थी? वो 17,500 किलोमीटर से 34,500 किलोमीटर करने का भी इसमें बात की गई थी। किसमें? वन नेशन वन ग्रिड परियोजना के तहत। वन नेशन तो आप जानते हैं कि वन नेशन मतलब एक ही देश और एक ही ग्रिड परियोजना, यानी इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण देश को जोड़ने की इसमें बात करी गई थी। इसके उद्देश्यों को, यानी विद्युत प्रणाली को, योजना एवं संचालन के उद्देश्यों को भी इसमें रखा गया था। इस परियोजना के अंतर्गत केंद्र का हित को देखते हुए, राज्य के हित को देखते हुए तथा निजी हितधारकों के हितों को देखते हुए यहाँ पर ऊर्जा उत्पादन करने के लिए इसका संचालन किया गया था। लेकिन बाद में हुआ क्या कि इसकी जो पहले 6% हिस्सेदारी थी उसको बढ़ा करके 15% करने की इसमें बात की गई थी। और उसके बाद इसका जो लंबाई थी वो पहले 17,500 किलोमीटर, इसको भी बढ़ा करके अब कितना रखने की बात करी गई थी? कितना? 34,500 किलोमीटर। अब इसके अंतर्गत कुछ परियोजनाएं और चलाई गई। जैसे एक परियोजना है कोच्चि
ठीक है, मंगलुरु। कौन सी? इसके अंतर्गत एक परियोजना और चलाई गई थी। तो वन नेशन वन ग्रिड के अंतर्गत जो एक परियोजना और चली, इसका नाम था कोच्चि 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 मंगलुरु कोच्चि मंगलुरु कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन परियोजना। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन परियोजना, ठीक है। कौन सी परियोजना? कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन परियोजना। इसका शुभारंभ किया गया था। ये कहाँ से शुरू की गई थी इसकी बात करें तो देखिए, इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था, शुभारंभ की बात करें तो इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था 15 जनवरी 2021 को। 15 जनवरी 2021 को 15 जनवरी 2021 को वन नेशन वन ग्रिड परियोजना के अंतर्गत ठीक है, 15 जनवरी 2021 को वन नेशन वन ग्रिड परियोजना के अंतर्गत इस परियोजना को शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटनकर्ता वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। वन नेशन वन ग्रिड पद्धति के अंतर्गत यानी परियोजना के अंतर्गत इसको रखा गया था। इसकी कुल लंबाई की बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, देखिए इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी जो कुल लंबाई है वो 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जो पाइप इसमें बिछाई गई है जो जोड़ने के लिए, ये कितना है, यानी उत्तरी कोच्चि मतलब केरल को मंगलुरु यानी कर्नाटक के क्षेत्र से जोड़ने के लिए इस परियोजना को प्रारंभ किया गया था। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 450 किलोमीटर इसकी लंबाई है। संचालनकर्ता की बात करें कि इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो संचालनकर्ता यानी किसकी देखरेख में इसको बिछाया गया है, किसकी देखरेख में इसको बिछाया जा रहा है। और संचालनकर्ता कौन है, कौन इसको गैस सुनिश्चित करेगा, कौन इसके बारे में और इसका विस्तार करने की बात की जाएगी। तो ये इसका संचालनकर्ता का मतलब होता है इसको चलाने वाला कौन है। सरकार ने तो ये परियोजना शुरू कर दी, लेकिन इस परियोजना की देखरेख किसके माध्यम से की जाएगी, तो इस परियोजना का जो संचालनकर्ता है, संचालनकर्ता इसकी बात करें तो देखिए गेल, GAIL, वो गेल नहीं जो आपके वेस्ट इंडीज़ वाला गेल नहीं, जबकि गेल का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी, यही इसका संचालन करता है। और इसके द्वारा ही इसकी देखरेख की जाएगी। तो गेल के द्वारा ही इसकी देखरेख की जाएगी। इसका संचालनकर्ता कौन है, गेल है। ठीक है, गेल। अब बात करें कि ये कहाँ पर, इसका निर्माण कहाँ पर किया गया था, तो निर्माण की बात करें, इसका निर्माण अभी उद्देश्य बाद में बताएंगे उद्देश्य क्या है इसका, पहले इसका निर्माण देख लीजिए। इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण, ठीक है, केरल के उत्तरी क्षेत्र, केरल के उत्तरी क्षेत्र में एक नदी है। ठीक है, एक नदी है, एक नदी, उस नदी से ही इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो केरल के उत्तरी क्षेत्र से लेकर के कर्नाटक के मंगलुरु तक, ठीक है, तो केरल के उत्तरी क्षेत्र, ठीक है, केरल के उत्तरी क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया था। तो कहाँ, केरल के उत्तरी क्षेत्र में। तो केरल के उत्तरी क्षेत्र में चंद्रगिरी नदी, कौन सी नदी, चंद्रगिरी नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया था।
निर्माण हुआ था इसका 15 जनवरी 2021 को। कहाँ? केरल के उत्तरी क्षेत्र में चंद्रगिरी नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया था। इसकी कुल क्षमता की बात करें कि इसकी क्षमता कितनी है, क्षमता की बात करें कि इस परियोजना की कुल क्षमता कितनी है, तो इस परियोजना की कुल क्षमता है वो 12 मिलियन, कितना? 12 मिलियन स्टैंडर्ड, कौन सा? स्टैंडर्ड। तो 12 मिलियन स्टैंडर्ड, ठीक है, 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, क्यूबिक यानी घन मीटर, 12 मिलियन स्टैंडर्ड घन मीटर क्यूबिक मीटर इसकी कुल उत्पादन क्षमता है। कुल उत्पादन क्षमता की बात करें यानी जो इसमें से गैस कितनी उत्पादित की जाएगी, तो 12 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन, कितना? प्रतिदिन गैस का उत्पादन किया जाएगा इस परियोजना के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य क्या है, पहले उद्देश्य देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको एक साथ उतार लेना। उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि जो केरल व कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं इस परियोजना से, जिन दोनों जिलों के जिन क्षेत्रों को जिन जिलों को दोनों राज्यों के जिन क्षेत्रों को जिन जिलों को आपस में जोड़ा गया है, उन जिलों को उन क्षेत्रों को एलपीजी गैस, सॉरी सीएनजी गैस और एलपीजी गैस, तो इसमें सीएनजी गैस, किसका? सीएनजी गैस की सुनिश्चितता उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना का प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है इसमें? उद्देश्य इसका केरल व कर्नाटक के ठीक है, केरल व कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों को, केरल व कर्नाटक के कर्नाटक राज्यों के, ऐसे लिख लो, ऐसे करके लिखिए, केरल व कर्नाटक राज्यों के कुछ केरल व कर्नाटक राज्यों को एलपीजी उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसका प्रमुख उद्देश्य है, यानी ये क्या करेगा? ये एलपीजी उपलब्ध कराएगा किसको? केरल व कर्नाटक राज्यों को, जो भी इसके अंतर्गत, केरल व कर्नाटक के जो भी जिले इसके अंतर्गत आ रहे हैं, जो भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहे हैं, उन क्षेत्रों को एलपीजी गैस उपलब्ध कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्या है? प्रमुख उद्देश्य, याद रखना इसका, ठीक है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका? प्रमुख उद्देश्य। और इसके मुख्य मेन स्टेशन की बात करें कि इसका जंक्शन कहाँ बनाया गया है, तो एक क्षेत्र है, एक ज़िला है केरल में ही, तो उसका नाम है, ठीक है, कुट्टड़नाड, ठीक है। तो इसका मुख्य जंक्शन कहाँ पर है? मुख्य जंक्शन की बात करें कि मुख्य जंक्शन इसका कहाँ पर है? मुख्य जंक्शन, तो इसके अंतर्गत आने वाला जो मुख्य जंक्शन है वो है केरल का कटनाड जिला, ठीक है। इसके अंतर्गत ही क्या रखा गया है, ठीक है, इसके अंतर्गत इसका मुख्य जंक्शन बनाया गया है, जहां से इसकी देखरेख की जाएगी। और देखरेख करने वाली कंपनी का नाम है गेल। क्या नाम है? गेल, यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके द्वारा ही इसका संचालन किया जाएगा। निर्माण इसका क्यों किया गया है? केरल के उत्तरी क्षेत्र में चंद्रगिरी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था जो केरल व कर्नाटक के कुछ राज्य, केरल व कर्नाटक के जो राज्य, केरल और कर्नाटक जो राज्य हैं दोनों, इन राज्यों के जो कुछ क्षेत्र हैं, कुछ ज़िले हैं, इन ज़िलों को संपूर्ण, या हम कह सकते हैं जो इसके अंतर्गत चिन्हित किए गए हैं, उनको मुख्य रूप से एलपीजी गैस को सुनिश्चित कराना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट चलेंगे। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी कीजिए। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे बात करें तो देखिए अगला देखते हैं। इसमें इसके अंतर्गत यहाँ तक हो गया। इसके अंतर्गत जो परियोजनाएं चल रही थी ये यहाँ तक हो गया। अब हम बात करें कि भारत का पहला सीएनजी संयंत्र कौन सा है। भारत का प्रथम सीएनजी संयंत्र कौन सा? भारत का प्रथम जैव सीएनजी संयंत्र। तो यहाँ हम नोट करेंगे अब फिलहाल में, यहाँ जो हम पढ़ेंगे तो भारत का प्रथम जैव सीएनजी संयंत्र, भारत का प्रथम सीएनजी संयंत्र, इसके अंतर्गत ये जो गैस से जुड़ाव रखता है ये कहाँ लगाया गया था? तो देखिए इसके शुभारंभ की बात करें, शुभारंभ
भारत का प्रथम जैव संयंत्र, इसका निर्माण 13 अगस्त कब किया गया था? 13 अगस्त 2016 को। कहाँ स्थान की बात करें तो स्थान यानी पुणे, महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में इसका शुभारंभ, यानी यहाँ पर 13 अगस्त 2016 को पुणे महाराष्ट्र से इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य की बात करें तो यह कृषि अपशिष्ट, ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है, क्यों इसको बनाया गया था? इसका उद्देश्य है यह कृषि अपशिष्ट से, जो कृषि में अपशिष्ट बचते हैं, यह कृषि अपशिष्ट से, किससे? कृषि अपशिष्ट से CNG का उत्पादन करेगा, ठीक है। इसका उद्देश्य ये था कि जो कृषि अपशिष्ट हमारे बचते हैं, कृषि के अंतर्गत जो भी अपशिष्ट हमारे बचते हैं, उन अपशिष्टों से CNG के उत्पादन करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था 13 अगस्त 2016 को, ठीक है। इसका निर्माण इसलिए किया गया था क्योंकि इससे लगभग जो सबसे अधिक मात्रा में जो मीथेन गैस प्राप्त की जाएगी, उस मीथेन गैस में जो शुद्ध रूप से मीथेन गैस प्राप्त की जाएगी, लगभग 96% ऐसी गैस होगी मीथेन, जिसकी उत्पादन क्षमता और इसकी जो जलने वाली जो क्षमता होती है, जिसे हम कहते हैं दहन क्षमता इसकी बढ़ेगी। और ये कृषि अपशिष्ट से कृषि अपशिष्ट जो होता है, उससे CNG का उत्पादन इसके माध्यम से किया जाएगा, यही इसका था। तो इसका निर्माण क्यों किया था? इसका निर्माण करने वाली जो कंपनी थी, निर्माणकर्ता कंपनी की बात करें कि किसने इसका निर्माण किया था, तो एक कंपनी है प्रीमोटिव, ठीक है, प्रीमूव, ठीक है, प्रीमूव इंजीनियरिंग। कौन सा? प्रीमूव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो प्रीमोव इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसमें यानी इससे 96% किससे? ये जो जैव ईंधन संयंत्र लगाया गया है, इससे 96% शुद्ध मीथेन प्राप्त की जाएगी, जिससे इसकी दहन क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने नई पहली बार पढ़ी होंगी इस चैप्टर के अंतर्गत। जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत, आपने ये चीज़ें तो पढ़ी होंगी, लेकिन आपने ये बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी, इसलिए आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा इस चैप्टर में, ठीक है। याद रखना, इस चैप्टर में आपको इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। मैं खुद कह रहा हूँ कि आप नहीं पढ़ पाए हैं अभी बहुत सारी चीज़ों को, तो याद रखना इसमें। तो CNG की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी इसमें, जिससे CNG की दहन क्षमता में भी वृद्धि होगी। यहाँ पे दहन क्षमता उच्च होगी, दहन क्षमता में वृद्धि होगी। अब देखिए, इसके अंतर्गत जो गैस हमारी प्राकृतिक गैस है, इससे संबंधित भारत सरकार ने अभी 2022 की बात करें, किसकी? 2022 में, तो मार्च 2022 में एक मिशन चलाया है, जो समुद्र में जो भी खनिज संसाधन हमारे प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं हम प्राकृतिक संसाधन हमारे प्राप्त होते हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाने के लिए तथा उनका दोहन करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2022 में एक मिशन का प्रारंभ किया है। इस मिशन की बात करें तो उस मिशन का नाम है डीप ओशन मिशन। अभी तक फ़िलहाल 5 देश ही इस मिशन को चला पाए हैं, जिनमें से अमेरिका है, रूस है, ठीक है, जापान है, इसके साथ साथ फ्रांस है, और एक आपके चाइना पीछे नहीं हटने वाला, आपको तो पता ही है, क्योंकि चाइना ऐसा देश है जो हर चीज़ में चाहता है कि हम आगे रहें। तो चाइना, तो कुल मिलाकर के अभी तक 5 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने डीप ओशन मिशन का शुभारंभ किया है।
छठा देश हमारा भारत बना है, लेकिन अभी डीप ओशन मिशन अभी फ़िलहाल में भी अभी नहीं हुआ है पूरा। डीप ओशन मिशन के अंतर्गत ही अभी आपने देखा होगा कि पनडुब्बी थी, जिसमें 3 सदस्यों की टीम को एक नीचे भेजा जाएगा, जिसमें 6000 मीटर की गहराई में वो नीचे जाएंगे और जो भी प्राकृतिक संसाधन समुद्र की गहराई में दबे हुए हैं उनका पता लगाएंगे और उनका दोहन किया जाएगा। तो डीप ओशन मिशन मार्च 2022 में इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य इसका यह था कि समुद्र के अंदर गहराई में जितने भी खनिज संसाधन हैं, जितने भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उनका पता लगाने के बाद उनका दोहन किया जाएगा और इसी से संबंधित था आपके डीप ओशन मिशन। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि आज हमारा गैस से संबंधित जो भी टॉपिक में जो भी चीज़ें थी वो हमारी समाप्त हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे विद्युत को लेकर के, और हम बात करेंगे अब फिलहाल में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। तो आगे हम क्लास में बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। तो आज की क्लास को हम ही रोकेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। नमस्ते।